हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 26 ऑफ दिसंबर और 26 ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। क्लियर, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। देखो, पहले पढ़ेंगे रुपी इज ऑल सेट टाइम लो ऑन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट टर्म। अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट टर्म क्या है और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट टर्म क्या है, ये तक आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर अमित शाह जी इनॉग्रेटेड 10,000 मल्टीपर्पज वी कैन से प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इवन गवर्नमेंट का क्या टारगेट है ओवर 5 ईयर कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप करना है, क्लियर, ये तक आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर हम जानेंगे केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है। इंडिया की सबसे पहली रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। याद रखना, इसकी फाउंडेशन स्टोन रख दिया है मोदी साहब ने और स्टार्ट हो गया है इस पर काम। क्लियर, अब जानेंगे इसमें कि ये किस स्टेट में है और इवन इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या होगा, इवन कितना एनर्जी जनरेट करेगी ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। क्लियर, देन आफ्टर हम जानेंगे विकसित पंचायत कर्मयोगी। ये क्या इनिशिएटिव है, विकसित पंचायत कर्मयोगी, ये इनिशिएटिव क्या है। वी कैन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। कौन सा, विकसित पंचायत कर्मयोगी। इसका क्या बेनिफिट होगा और इसका एम क्या है, ये तक आपको क्लियर करूंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इंडियन रुपी इज ऑल टाइम लो ऑन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट टर्म। क्लियर, अब देखो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कितना हो गया है, तो 108.14 अगेंस्ट बास्केट ऑफ कंट्रीज करेंसी। कौन सी कंट्री, ऐसी कंट्री जिससे इंडिया का ट्रेड है। क्लियर, और ये कितना रिड्यूस हो गया है, ये नवंबर का मंथ बता रहा हूं, बाई 4.5% बढ़ा है इन नवंबर मंथ। याद रखोगे, इंडिया की रुपी की वैल्यू कम होते जा रही है, डिप्रिसिएशन होते जा रहा है और रुपी बढ़ते जा रही है प्राइस उसकी। अब ये नीर क्या है और रीर क्या है, देखो सबसे पहले अपन समझते हैं नीर। रीर को समझने से पहले आपको नीर को समझना पड़ेगा। क्या है, रीर को समझने से पहले आपको नीर को समझना पड़ेगा। तो नीर का फुल फॉर्म है क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है ये कैसे होता है, ये डॉलर से ट्रेड किया जाता है। किससे ट्रेड किया जाता है, डॉलर से ट्रेड किया जाता है। और डॉलर क्या है, तो उसके लिए डॉलर से ट्रेड करने के लिए डॉलर के साथ एक लोकल करेंसी, जितनी कंट्री करेंसी है उनका एक्सचेंज रेट निकालना भी जरूरी है। क्या है, उनका एक्सचेंज रेट भी निकालना जरूरी है उसी डॉलर करेंसी से जिससे ट्रेड हो रहा है। समझे मेरी बात को। अब क्या है कि 2024 में आप देख रहे होंगे, कई बार आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कई सारी कंट्री डिस्कस कर रही हैं टू एडॉप्ट दी लोकल करेंसी इन ट्रेड रेदर देन डॉलर। क्या, डॉलर का यूज ना करके ट्रेड में लोकल करेंसी या फिर दूसरी करेंसी को एडॉप्ट कर लिया जाए। जैसे कि मैंने बताया था अभी प्रीवियस न्यूज में कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी दी है, थ्रेट दिया किसको, ब्रिक्स कंट्री को, क्योंकि जो कजान में मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, उसमें रशिया ने डिसाइड किया था और सारी कंट्रियों ने डिसाइड किया था कि डॉलर का अल्टरनेटिव करेंसी निकालेंगे जिससे ब्रिक्स कंट्रियों का ट्रेड बढ़े। और इसी बात का डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग गया था। उन्होंने बोला कि अगर आपने डॉलर को छोड़कर कोई दूसरी करेंसी का भी यूज किया तो मैं आपकी कंट्रियों पर इतना टैरिफ लगाऊंगा कि आप भी याद रखोगे। क्लियर, आपका प्रोडक्ट अमेरिका में आ नहीं सकता। क्लियर, वो छोड़ो, मैटर ये नहीं है। मैटर क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को समझना। जैसे आप जानते हो पहले डॉलर से होता था ट्रेड, अब डिफरेंट करेंसी का यूज होने लगा है, तो क्या है कि उनका भी एक्सचेंज रेट निकालना पड़ेगा। विदाउट एक्सचेंज रेट यू कैन नॉट ट्रेड विद डिफरेंट कंट्री। क्लियर, एक्सचेंज रेट तो निकालना पड़ेगा। तो क्या है कि कई सारा वर्ल्ड ने एक कंसेप्ट दिया जिसको बोला नीर। क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसमें क्या करा जाएगा, जो करेंसी है उसका वेटेज एवरेज निकाला जाएगा। क्या करा जाएगा, वेटेज एवरेज निकाला जाएगा अगेंस्ट
अगेंस्ट जो ट्रेडिंग कंट्री के, जो ट्रेडिंग कंट्रियां हैं उनकी करेंसी के, क्लियर, खिलाफ, क्लियर, अगेंस्ट दी करेंसी ऑफ ट्रेडिंग कंट्री। क्या है मैंने, जैसे मानिए इंडिया में है, इंडिया की 40 कंट्रीज मेजर कंट्री है जिससे इंडिया का ट्रेड होता है। मानिए 88% ऑफ ट्रेड जो इंडिया का होता है वो क्या है, 40 कंट्री से होता है। अब इंडिया क्या करेगी, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालेगी अपना। कैसे निकालेगी, वो क्या करेगी, अपने रुपये का वेटेज एवरेज देख निकालेगी। किसका, जैसे मानिए वेटेज एवरेज निकालेगी, वेटेज एवरेज ऑफ रुपी एक्सचेंज रेट, एक्स क्या है, वेटेज एवरेज निकालेगी रुपी के एक्सचेंज रेट के अगेंस्ट बास्केट ऑफ 40 डिफरेंट कंट्री करेंसी। समझे मेरी बात को, समझाता हूं। अब आपने सिंपल एवरेज तो सुना होगा, क्या होगा, वेटेज एवरेज, देखो लिख लेता हूं मैं, वेटेज एवरेज ऑफ रुपीज एक्सचेंज रेट। क्या है, वेटेज एवरेज ऑफ रुपीज एक्सचेंज रेट। अब ये क्या है, देखो आपने सिंपल एवरेज तो निकाला होगा, बट आपके मन में डाउट होगा कि सर हम सिंपल एवरेज तो निकाल लेंगे बट ये वेटेज क्या है। ये वेटेज ही मेन है। क्या होता है कि डिफरेंट कंट्री से जो कि हम ट्रेड करते हैं, बराबर ऐसा तो नहीं है कि यूएस से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, कि सभी कंट्री से बराबर ट्रेड कर रहे हैं। किसी कंट्री से ज़्यादा ट्रेड होता है, किसी दूसरी कंट्री से ज़्यादा ट्रेड होता है। समझे मेरी बात को, तो क्या है, जिस कंट्री से ज़्यादा ट्रेड होता है उसको वेटेज ज़्यादा दिया जाता है। जैसे मानिए कि 1 रुपीज़ है 85 रुपीज़। अब क्या आप जानते हो कि 1 रुपीज़ कितना, अगर डिवाइड करेंगे तो अपना पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी। 1 रुपीज़ पॉइंट कुछ समथिंग डॉलर के बराबर है। तो क्या करेंगे कि मानिए 30% ट्रेड हो रहा है यूएसए के साथ, तो क्या करेंगे, इनटू करेंगे 30% ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट। क्लियर, देन आफ्टर उसको ऐड करके, सारी कंट्रियों का वेटेज देके उसको ऐड करके डिवाइड कर दिया जाएगा टू नंबर ऑफ कंट्रीज, टू नंबर ऑफ कंट्री और द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री के साथ। दैट इज कॉल्ड अ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। समझे मेरी बात को, मैं आपको फिर से बताता हूं। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि जब हम वेटेज एवरेज ऑफ द रुपी एक्सचेंज निकालते हैं, एक्सचेंज रेट निकालते हैं अगेंस्ट दी बास्केट ऑफ दी लोकल करेंसी ऑफ दी ट्रेडिंग कंट्री। किसके, बास्केट ऑफ लोकल करेंसी ऑफ द ट्रेडिंग कंट्री के अगेंस्ट जब हम वेटेज एवरेज ऑफ द रुपीज का एक्सचेंज रेट निकालते हैं। अब वेटेज एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे मानिए हम डिफरेंट कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो जिस कंट्री के साथ ज्यादा हमारा ट्रेड होगा उसको वेटेज ज्यादा दिया जाएगा। एवरेज निकालते समय उसको वेटेज ज्यादा दिया जाएगा। जैसे मानिए हमारे इंडिया की 40 मेजर कंट्री है ट्रेडिंग कंट्री, और 40 मेजर ट्रेडिंग कंट्री का अगर हमें नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेटेज एवरेज देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किस कंट्री के साथ हमारा ज़्यादा ट्रेड है, उसी को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, उसी को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा इन द वेटेज एवरेज ऑफ द रुपी एक्सचेंज रेट। समझे मेरी बात को। फिर आफ्टर एवरेज जब रुपीज़ का एक्सचेंज रेट का एवरेज निकल जाएगा, वेटेज एवरेज, उसको ऐड करके डिवाइड कर दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात को, यह है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल इफेक्टिव समझे आप, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस है, कि इन्फ्लेशन का डिफरेंस है। जैसे मानिए कि किसी कंट्री से, ऐसा तो है नहीं कि हर कंट्री में इन्फ्लेशन बराबर रहेगा, किसी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, किसी कंट्री में इन्फ्लेशन कम होगा। तो क्या है, इसको इक्वलाइज करने के लिए क्या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकाला जाता है, जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो क्या निकल जाता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकल जाता है। समझे मेरी बात को। और बेस ईयर इंडिया में देखा जाता है 2015-16। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है।
और अगर नहीं भी समझ में आता है तो मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर चल रहे हैं, उसमें जल्दी ही आपको मिलने वाला है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, क्योंकि ये जरूरी है, ये भी एक्सचेंज रेट निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, डॉलर ही एक सिंगल ट्रेडिंग करेंसी नहीं है अब, क्योंकि डिफरेंट करेंसी के संग ट्रेड किया जाता है। तो क्या है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, क्या है फिर से बता देता हूं कि वेटेज एवरेज ऑफ रुपी एक्सचेंज रेट अगेंस्ट बास्केट ऑफ द ट्रेडिंग कंट्री करेंसी। समझ गए मेरी बात को, ये है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। बट आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन टेक द बेस ईयर ऑफ 2015 and 16 it will provide the real effective exchange rate। समझ गए मेरी बात को, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो कितना बढ़ गया है, रुपी हो गया है 108.14 रुपी हो गया है अगेंस्ट किसके, बास्केट ऑफ ट्रेडिंग कंट्री करेंसीज, अगेंस्ट बास्केट ऑफ ट्रेडिंग करेंसीज। समझे, याद रखोगे, इस चीज को याद रखोगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और कितना परसेंटेज बढ़ा है, 4.5%। और ये डाटा बता रहा हूं मैं किस मंथ का, नवंबर मंथ का। कब मंथ का, नवंबर मंथ का। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं, देखो अमित शाह इनॉग्रेट 10,000 नेवली प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्या है, क्रेडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट गलत क्या है, क्रेडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट में काम तो करेगी, क्लियर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है। देखो पहले अपन जानते हैं गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, गवर्नमेंट हैज सेट अप टारगेट टू सेट कितनी, 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओवर 5 ईयर, सॉरी ओवर 5 ईयर। क्या है गवर्नमेंट का टारगेट, क्या है, गवर्नमेंट ने टारगेट सेट करके रखा है कि 5 साल के अंदर वी कैन से कि 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करी जाएगी इंडिया के अंदर। क्या करी जाएगी, 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करी जाएगी 5 साल में, कहां पर, इंडिया में। अब इससे होगा क्या बेनिफिट, देखो अभी न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली 10,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी को अभी इनॉग्रेशन किया है। तो ये क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जानते हो क्या होता है कि आप इंडिविजुअल काम करोगे। मानिए आपके घर में खाना बनना है और आपके घर में 2 मेंबर हैं और यही खाना बन रहा है कितने, 10 मेंबर के लिए। तो आपको लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा एनहांस होगी, कि डबल हो जाएगी कॉस्ट, नहीं, क्योंकि क्या है, माल तो उतना ही लगेगा, जो आपका रॉ मटेरियल लग रहा है वो 2 पर्सन में भी उतना ही लगेगा, और 10 पर्सन आ जाएंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा रॉ मटेरियल, पर आपको इतना मतलब प्रेशर नहीं रहेगा, इतना मतलब लोड नहीं रहेगा, ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि कई सारे फार्मर मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप कर लेते हैं, किस लिए, अपनी इनकम को एनहांस करने के लिए। जैसे आप जानते हो गवर्नमेंट का टारगेट है, गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट टू डबल फार्मर इनकम। क्या करना है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि डबल करना है फार्मर की इनकम को डबल करना है। और फार्मर की इनकम कब डबल होगी, जब फार्मर को कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा, वो अपना जो भी उगा रहा है, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड पर जो भी कर रहा है, खेती कर रहा है, वो अपना हार्वेस्ट के बाद वो अपनी जब मार्केट में बेचने जाएगा तो उसको क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर देता है तो उसको क्या होगा कि इंटरनेशनली प्राइस पता होगी, मंडी की प्राइस क्या चल रही है, उसको कोई अनअवेयरनेस नहीं हो सकता, बिल्कुल अवेयर रहेगा वो कि मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। और उसी हिसाब से
वो अपनी क्या कर सकता है, अपनी फसल को बेच सकता है। समझे मेरी बात को, तो उससे डबल हो जाएगी फार्मर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये फार्मर की इनकम को एनहांस कर सकती है। इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ही फील्ड में नहीं, डेयरी सेक्टर, और सबसे बड़ा एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो अमूल, ही आपने सुना होगा, अमूल का दूध जो पीते हो, दैट इज कॉल्ड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझे मेरी बात को। वहां पर क्या करते हैं, जो डेयरी, जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, वो अपना दूध कहां पर बेच देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, उस दूध को, कई सारे दूध को कलेक्ट करके एक अमूल की थैली बनाती है। डेयरी सेक्टर, फिशिंग सेक्टर, समझे मेरी बात को। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मल्टीपल यूज है, क्या है, मल्टीपल पर्पस है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो कि मल्टीपर्पस प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करी गई है। अभी 10,000 का इनॉग्रेशन किया है साजी ने। तो इसका कई सारा बेनिफिट है, समझ गए मेरी बात को। और इसका बेनिफिट, फार्मर की इनकम भी डबल हो जाएगी। फार्मर को अवेयर रहेगा कि उसकी प्राइस क्या चल रही है, उसके जो कमोडिटी उसने उगाई है उसकी प्राइस क्या चल रही है मार्केट में। ये भी जरूरी है ना कि उनको पता होना चाहिए, किसान को कोई मतलब गलत ना कर सके, उसके संग मिडिल मैन गलत ना कर सके, उसके संग जो भी बड़े बड़े आड़तियां हैं मंडी के, वो गलत ना कर सके। तो उनको भी तो पता होना चाहिए कि मेरे जो कमोडिटी मैं उगा रहा हूं उसकी प्राइस क्या चल रही है। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से कनेक्ट रहेगा तो वो अपनी फसल कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, उसको प्राइस भी सही मिलेगी। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होता है कि कई सारे किसानों की फसल को कलेक्ट करना, देन आफ्टर इसको यूज अमाउंट में बेचना, तो प्राइस अच्छी मिलती है। अगर आप इंडिविजुअली बेचने जाओगे, जैसे मानिए एक होलसेल की दुकान है और एक रेडी वाला है, वी कैन से स्ट्रीट वेंडर बैठा हुआ है बेचारा, वो कोई भी सामान बेच रहा है, इंडिविजुअल सामान। और यही सामान होलसेल की दुकान पे आपको मल्टीपल यूज के कई सारे सामान मिल रहे हैं, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे। मोस्टली अगर आप पे बेनोबलेंस टेंडेंसी होगी आपके अंदर, तो आप कहाँ जाओगे, उस स्ट्रीट वेंडर के पास। बट अपना कोई भी आपको मल्टीपल यूज लेने के लिए, आपको ऑप्शन अवेलेबिलिटी होने के लिए आप कहाँ जाओगे, वहाँ पर जो होलसेल की शॉप है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या करती है, वो मल्टीपल फार्मर की कमोडिटी ले लेती है, और लेने के साथ वीकेंड से मंडी में सेल करती है, तो वो प्राइस अच्छी मिलती है किसानों को भी, इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी बेनिफिट होता है। समझ गए मेरी बात को। इसी के साथ अमित शाह जी ने कई सारे किसान क्रेडिट कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए। क्या किए, किसान क्रेडिट कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके साथ माइक्रो एटीएम भी लॉन्च किया, कई जगह माइक्रो एटीएम भी लॉन्च किया। समझ गए मेरी बात को। तो ये है बेनिफिट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इवन गवर्नमेंट का टारगेट है टू सेट अप दी 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी ओवर 5 ईयर। समझ गए मेरी बात को। चलते अपन नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा क्या है, जैसे आप जानते हो केन और बेतवा 2 रिवर हैं जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। कहाँ की ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। समझे मेरी बात को। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, रिवर लिंक प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये क्या है। ये इंडिया का सबसे पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। ये इंडिया का सबसे पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। क्या है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। क्या है, इंडिया का सबसे पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। समझे मेरी बात को। केन बेतवा, और इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया है मोदी साहब ने। आप देख पा रहे होंगे खजुराहो में मोदी साहब गए थे और यहाँ पर इन्होंने फाउंडेशन स्टोन, इसकी नींव रख दी है, और केन बेतवा पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर रिवर लिंक से होगा क्या बेनिफिट। रिवर लिंक से बेनिफिट क्या होगा। देखो जो बुंदेलखंड एरिया है, वी कैन से रिवर, और जो केन और बेतवा है ये कहाँ बहती हैं, ये बहती है बुंदेलखंड एरिया में, मोस्टली बुंदेलखंड एरिया में। और बुंदेलखंड एरिया को ड्रॉट प्रोन एरिया माना जाता है। क्या माना जाता है, ऐसा सूखा एरिया माना जाता है, ड्रॉट प्रोन एरिया। क्लियर। अब क्या है कि अगर 2 रिवर, केन में क्या है, वाटर की हाई क्वांटिटी है,
वाटर की कैपेसिटी ज़्यादा है, वाटर कैपेसिटी ज़्यादा है केन रिवर में, और इसमें बेतवा रिवर में वाटर स्कार्स है, वाटर की बड़ी कमी है। और क्या है, ये दोनों अगर रिवर जुड़ जाएंगी तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि केन का वाटर जो कि यूज अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में है, वो बेतवा में जाएगा, और बेतवा के किनारे जो भी गांव बसे होंगे, जो भी खेती कर रहे होंगे, उनको इरिगेशन और वाटर सप्लाई मिल सकेगी। क्या मिल सकेगा? इरिगेशन का बेनिफिट, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर, इवन इसके मल्टीपल यूज है, इसके मल्टीपल यूज है, मैं समझाऊंगा। तो ये इंडिया का सबसे पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। क्या है? ये इंडिया का सबसे पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, समझे मेरी बात को। और एक और यूज, इसमें 100 मेगावाट, क्या है, 100 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, 100 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करी जाएगी, 100 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी इस पर, समझे मेरी बात को। और 27 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी भी जनरेट करी जाएगी। क्लियर? ये 2 पॉइंट याद रखना। और इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 45,000 करोड़। कितनी है? 45,000 करोड़। और इट प्रोवाइड द बेनिफिट टू द 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। समझो आप, बुंदेलखंड, आधा बुंदेलखंड एमपी में, आधा बुंदेलखंड यूपी में। तो ये दोनों बुंदेलखंड के एरिया को बेनिफिट देगा। समझ में आ गया मेरी बात को। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसकी कॉस्ट क्या है? 45,000 करोड़ रुपीस इसकी कॉस्ट है। और मोदी साहब ने इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, इसको लेट होते रहा, पोस्टपोन होते जा रहा था। अब ये फाइनली फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, इस पर काम स्टार्ट हो गया है मेरे दोस्तों। बुंदेलखंड में ये है, बुंदेलखंड की वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। और बोथ रिवर इज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। क्या है? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है दोनों, केन और बेतवा, याद रखना। चलते अपन नेक्स्ट और लास्ट है विकसित पंचायत कर्मयोगी। क्या है? विकसित पंचायत कर्मयोगी क्या है? देखो ये इनिशिएटिव आप देख रहे होंगे, ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और ये यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? वी कैन से अर्थ एंड साइंस के। किसके? यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब इन्होंने एक नया इनिशिएटिव निकाला है विकसित पंचायत कर्मयोगी, और इसका मेन मोटिव है टू enhance the capacity of पंचायती राज। अब पंचायती राज अगर पावरफुल होगी तो इससे क्या होगा? जो ग्रास रूट लेवल के हैं, जो ग्रास रूट लेवल के लोग बाग हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसी। देखो आप जानते हो कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों आया था? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों आया था? दैट इज द मेन क्वेश्चन। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आने का मतलब यही था कि डिसेंट्रलाइजेशन सेटअप करना इंडिया के अंदर। सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट था, डिसेंट्रलाइज सेटअप करना, 3 टायर की गवर्नमेंट होना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज, और जो 3rd लेवल की गवर्नमेंट जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। समझे मेरी बात को। अब इसके साथ आप याद रखना कि मेन मोटिव और दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि जो लोकल पीपल है, लोकल पीपल मतलब विलेज के पीपल जिनकी वॉइस अनहियर रहती है, उनको भी वेलफेयर पॉलिसी पहुंचाना और डोर टू डोर हेल्प करना। जैसे आप जानते हो कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि डोर टू डोर प्रोवाइड दी बेनिफिट, डोर टू डोर
प्रोवाइड दी बेनिफिट, जितने भी बेनिफिट है वो दरवाजे दरवाजे दिए जाएं, और गरीब लोगों को तभी बाहर निकलेंगे जब उनको वेलफेयर पॉलिसी मिलेगी। तो ये विकसित पंचायत कर्मयोग का मतलब यही है कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाना पंचायती राज की, जिससे वेलफेयर मिल सके ग्रास रूट लेवल पीपल को। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये इनिशिएटिव को आप मेंशन करके आया ना, अगर कुछ भी डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन के ऊपर कोई भी टॉपिक आ जाता है, पंचायत के ऊपर आता है, तो विकसित पंचायत कर्मयोगी ये मेंशन करके आ जाना। क्लियर? तो इसी के साथ 26 दिसंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।